नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। निर्वाचन आयोग ने 3 राष्ट्रीय पार्टी और 2 क्षेत्रीय पार्टियों से दर्जा वापस लिया है। वहीं एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों में निर्वाचन आयोग ने भारत राष्ट्र समिति से आंध्र प्रदेश में और राष्ट्रीय लोकदल से क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दौरान गृहमंत्री ने विलेज प्रोग्राम और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने चीन को 2 टूक कहा कि अब कोई भी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। सुई की नोक बराबर भूमि पर कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि पर कोई अतिक्रमण कर सकता था। आइए सुनाते हैं आपको अमित शाह ने और क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी ने तो आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके गुलाम नबी आजाद के बयान का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस में 50 साल तक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, कांग्रेस के महामंत्री रहे और उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी सबों के साथ काम किया है। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कई अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं। और गांधी परिवार के प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन गांधी परिवार का कई व्यापारी घरानों से संबंध है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं। किससे मिलते हैं राहुल गांधी जी? क्योंकि बाकी तो जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल करते हैं, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है? ये देश जरूर जानना चाहेगा और हम चाहेंगे कि ये बात सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए कि राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो किस तरह के अनडिजायरेबल एलिमेंट से, बिजनेसमैन से, अवांछनीय बिजनेसमैन से वो मिलते हैं और उनके मिलने का एजेंडा क्या होता है। जब भी राहुल गांधी विदेश से भारत लौटते हैं तो उनका और हमला तेज हो जाता है भारत के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत की प्रगति के ऊपर। आज तक राहुल गांधी जी ने पिछले 9 साल में भारत की विकास यात्रा में एक भी अच्छे शब्द नहीं कहे। याद करिए कि जब कोरोना काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन ने दुनिया में अपना परचम लहराया तो उसका भी विरोध कर रहे थे कि कौन सी वैक्सीन है। तो क्या राहुल गांधी एंटी इंडिया बिजनेसमैन के इशारे पर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ अभियान कर रहे हैं? निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ सपा और बसपा भी जोर शोर से तैयारी में जुटी है। जीत के लिए बसपा ने एक ऐसा दांव चला है जिससे उसकी सरकार बनने की उम्मीद जग गई है।
आखिर ऐसा क्या कुछ किया है बसपा ने, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तो आखिरकार उन तारीखों का ऐलान हो गया जिसका यूपी की आवाम को बेसब्री से इंतजार था। निकाय चुनाव के शंखनाद के बाद अब सभी दल निकाय चुनाव के शंखनाद के बाद सभी बस यही जानने के लिए बेताब थे कि आखिरकार कब शहर की सरकार के लिए जंग होगी, कब और राजनीतिक दलों के महायोद्धा एक दूसरे के सामने होंगे और अपना पराक्रम दिखाएंगे। रविवार को उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तारीखों का ऐलान कर ही दिया। 4 मई और 11 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। चुनाव 2 चरण में किया जाएगा। पहले चरण का चुनाव पहले चरण के चुनाव का मतदान 4 मई को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। मतगणना जो है वो 13 मई को संपादित किया जाएगा। इन सभी पदों के लिए 13 मई को संपादित किया जाएगा। पार्टियों की तरफ से इस दंगल की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। आपको बता दें, इस शहरी दंगल में 16 निगमों में से 14 पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बीजेपी निकाय में बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है और सत्ता में होने की वजह से उस पर ज्यादा दबाव है। ऐसे में बीजेपी के आला कमान की तरफ से राज्य और दिल्ली में बैठकों का दौर भी अब शुरू हो चुका है। यहां तक कि सीएम योगी मंत्रिमंडल की बैठक के जरिए संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही निकाय के चुनाव में बीजेपी पूरा जोर लगाएगी। शहरी सरकार की यह लड़ाई सपा के लिए भी बेहद अहम हो चुकी है, क्योंकि इस बार की जंग में सपा नए समीकरण के साथ चुनावी रण में उतर रही है। पहले समाजवादी पार्टी के पास यादव और मुस्लिम समीकरण हुआ करता था, लेकिन इस बार सपा के अध्यक्ष दलित कॉम्बिनेशन के साथ नई कवायद में जुटे हैं। यानी एक बार फिर से नया प्रयोग। इस बार वो कांशीराम को अपना रहे हैं। मगर बहन जी यानी कि बीएसपी की पार्टी भी पूरा जोर लगाएगी, क्योंकि एक के बाद एक चुनाव में मिली हार के बाद बीएसपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में बीएसपी और सत्ता की राह में रोड़ा बन रहे अतीक अहमद परिवार से बसपा अध्यक्ष मायावती ने पूरी तरह से रिश्ता तोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। इस संबंध में आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं, और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे, तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून का पूरा पूरा सम्मान भी करती है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हर पार्टी तैयारियों में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस बार की शहरी सरकार किसकी बनती है और किसके सर पर शहर की सरकार का सिरमौर सजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। फिलहाल बुलेटिन में हो चुका है छोटे से ब्रेक के फौरन हाजिर होंगे। यूपी राज्य चुनाव आयोग ने रविवार को निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। मतदान की तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपी में आचार संहिता लागू हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने बैनर, पोस्टर और प्रचार सामग्री को हटाने का काम शुरू कर दिया है। आपको हम 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको अमेठी और जौनपुर, दूसरी कन्नौज और कासगंज की दिखा रहे हैं, जिसमें आचार संहिता लागू होने के बाद
पोस्टर बैनर को हटाया जा रहा है। वहीं चुनाव से पहले ईवीएम का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया है। सबसे पहले उद्धव गुट ने सामना में कहा कि बांग्लादेश की तरह बीजेपी हिम्मत दिखाए। इसके बाद एनसीपी नेता अजीत पवार ने चुनावी प्रक्रिया में ईवीएम का समर्थन करते हुए कहा कि मुझे इस पर पूरा भरोसा है और इसमें हेरफेर की कोई संभावना नहीं है। वहीं अब संजय राउत ने पलटवार किया और साफ साफ कहा कि अजीत पवार को ईवीएम पर भरोसा है तो वो उसका मुद्दा है, देश की जनता को ईवीएम पर भरोसा नहीं। अजीत पवार कह रहे कि मुझे ईवीएम पर भरोसा है, ट्रस्ट है। पवार साहब, माननीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में सभी अपोजिशन नेताओं की एक मीटिंग दिल्ली में उनके निवास स्थान पर हो गई, पहले भी हो गई, और विषय है ईवीएम का घोटाला। अजीत दादा पवार जो है हमारे महाविकास आघाड़ी के हमारे साथी हैं, उनको अगर ईवीएम के ऊपर भरोसा है वो उनका मुद्दा है, लेकिन देश का नहीं। इस देश की जनता का ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। जो बीजेपी के भक्त और अंधभक्त है उनका भरोसा है। मैं नहीं मानता हूं कि अजीत पवार की गणना और तुलना अंधभक्तों से। बिहार में रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी लोजपा दो हिस्सों में बढ़ गई थी। एक हिस्सा रालोजपा चाचा पशुपति कुमार पारस तो दूसरा हिस्सा लोजपा के रूप में बेटे चिराग पासवान को मिला। लेकिन चाचा भतीजे के बीच शुरू हुई राजनीतिक विरासत की लड़ाई और भी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान चिराग पासवान का नाम सुनते ही पशुपति पारस भड़क गए। इस दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनके खून और मेरे खून में फर्क है। आपके भतीजे की बात क्या कहता है जी? उसने तो कह दिया कि मेरा खून उसके खून में फर्क है, तो मेरा भतीजा नहीं है, उसने तो कह दिया ओपनली कि आपके खून में मेरे खून में फर्क है। आप देखे होइएगा कि लास्ट ईयर भी जब मैं मोकामा गया था इसी तरह का दुर्भाग्य हुआ था। मोकामा एक सार्वजनिक स्थल है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव इसी साल है। कांग्रेस पार्टी को राजस्थान का रिवाज बदलने की उम्मीद है। वो प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार की इन तमाम कोशिशों पर पार्टी के भीतर का विरोध भारी पड़ रहा है। इसी को देखते हुए, क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसलिए वहाँ के मामले में राजस्थान में अशोक गहलोत जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं और ऐसे बहुत सारी अड़चनें आई हैं और मैं समझता हूँ वो सुलझा लेंगे। वहाँ के मामले में राजस्थान में अशोक गहलोत जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं और ऐसे बहुत सारी अड़चनें आई हैं और मैं समझता हूँ वो सुलझा लेंगे। की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, एक सिक्के के दो रुख हैं। दोनों ने करप्शन को बढ़ावा दिया था और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि एक एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का अपने ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहा है। तो इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज ये जाता है कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, करप्शन पर वो सीरियस नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में हम शुरू से कह रहे हैं कि वो बजाय राजस्थान की जनता को अच्छा गवर्नेंस दे, वो गवर्नेंस देने के बजाय ये सब चीजें हो रही हैं लोगों में, और इससे राजस्थान की जनता बेजार है लोगों से, कांग्रेस सरकार से। आप इस कदम को कैसे देखते हैं? आप सपोर्ट करते हैं सचिन पायलट की? मैं कौन होता हूं उनको सपोर्ट करने वाला? वो अपने पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो अभी भी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाह रहे हैं, बजाय उसके कि वो राजस्थान की जनता के ख्वाबों को दोनों मिलकर पूरा करते हैं। मगर एक बात साबित हो गई कि राजस्थान में
बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक सिक्के के दो रुख हैं और करप्शन पर सब कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और दिल्ली के एलजी पर निशाना साधा। आइए सुनते हैं आपके दिल्ली मंत्री सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा। कल आतिशी जी ने डिग्री दिखाई और उसके बाद एलजी साहब ने तो यही कह दिया कि डिग्री क्या होता है, ये तो पैसे खर्च करने की रसीद होती है। तो एलजी साहब तो पहली डिग्री पे ही मान गए कि डिग्री विग्री की कोई जो है आवश्यकता नहीं है। मोटे तौर पे उन्होंने मान लिया कि प्रधानमंत्री जी के पास अगर डिग्री नहीं भी है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन्होंने माना। मगर मुझे ये नहीं पता कि ये पैसे खर्च करके डिग्री कहाँ पे मिलती है, ये एलजी साहब बताएंगे हमें। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किस किस आइडिया पे काम कर रहे हैं, किस किस विजन पे काम कर रहे हैं, किस किस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं, इसको पता करने में खासी मुशक्कत करनी पड़ती है। अलग अलग विभागों के छोटे छोटे अफसरों को बुला के उनसे पूछा जाता है कि बताइए अरविंद केजरीवाल आजकल क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे कोई नई चीज़ होने वाली है। और फिर एलजी साहब का प्रोग्राम बनाया जाता है कि एलजी साहब उस जगह पहुंच जाएं और वहां पे मीडिया के लोगों के साथ फोटो वोटो खिंचा के कहें देखिए ये काम मैं करा रहा हूं। एक तो कुछ बस डिपो बन रहे हैं, हमारे नरेला में 10 एकड़ का बस डिपो बन रहा है, वहां एलजी साहब जाके रिबन विबन काट सकते हैं। सावड़ा घेड़ा में, कापासेड़ा में, ईस्ट विनोदनगर में यहाँ पे बस डिपो बन रहे हैं। एलजी साहब जाएं, हमारी योजना है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करने वाला है, वहाँ पे वो फाउंडेशन स्टोन ले कर सकते हैं, जाके नींव का पत्थर लगा दें, अपना नाम कर लें कि एलजी साहब करा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, एलजी साहब वहाँ जा सकते हैं। 100 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली सरकार 1 महीने में शुरू करने वाली है, जिनको मोहल्ला बस कहा जाएगा। एलजी साहब जाएं, वो बसें अभी होंगी कहीं किसी डिपो में खड़ी होंगी, वहाँ पे उसको हरी झंडी दिखा दें, एलजी साहब को क्रेडिट मिल जाएगा, क्रेडिट ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। उधर मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मैनपुरी पुलिस ने फर्जी सीआईडी और इनकम टैक्स का अधिकारी बताने वाले सतीश को गिरफ्तार कर लिया है। सतीश इटावा औरैया जनपद का रहने वाला है, जिसके पास से 12 लाख रुपए की संपत्ति अर्ज कर ली है। उसने लोगों से ठगी करने के नए नए तरीके अपनाता था, जिस पर एक गाड़ी से भी चलता था, उस पर साफ तौर से सीबीआई अधिकारी लिखकर चल रहा था, जिसको कोतवाली पुलिस ने और सर्विलांस टीम ने घेराबंदी करते हुए संयुक्त रूप से कार्रवाई की और आरोपी के पास से 27,000 रुपए से अधिक की धनराशि बरामद की है और उसके पास से 2 आई कार्ड भी फर्जी बरामद हुए हैं। जो इनकम टैक्स ऑफिसर और सीबीआई ऑफिसर के दोनों ही आई कार्ड बताए जा रहे हैं। उसके पास से कई सिम कार्ड और फोन भी बरामद हुआ है, जिसके लिए लोगों से फोन कर अपने आप को सीबीआई अधिकारी बताकर रौब जमाता था और लोगों से लगातार ठगी करता था। मगर कोतवाली पुलिस से ठगी की शिकायत दर्ज कराई गई, जिसपे पुलिस ने छानबीन करते हुए बारीकी से पूरे मामले की जांच की। तो वहीं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेजने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। वहीं बदायूं में फर्जी डॉक्टरों की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सौरभ पाल। में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से कहीं ना कहीं अवैध क्लिनिक झोला छाप डॉक्टर चल रहे हैं। वहीं बात करें तो जनपद बदायूं में ताजा मामला है अलापुर रोड का। यहाँ पे एक अवैध क्लिनिक चल रहा है, रायश्री नाम से अस्पताल है। यहाँ डिलीवरी कराने आई एक महिला की मौत हो जाती है। परिजनों का आरोप है कि गलत तरीके से ऑपरेशन करने के बाद मौत हो गई। परिजनों के हंगामा के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई शुरू करने के बाद में सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की लापरवाही फिलहाल खबर दिन भर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।